मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर भी उसने मुझे माफ़ नहीं किया। वो अपने घमंड में चूर था और मैंने उसकी मोहब्बत में अपना आत्मसम्मान तक गवा दिया। मेरा उपवास था, सब खाना खा चुके थे, लेकिन मेरा खाना खाने का मन नहीं हुआ। मैंने जूठे बर्तन समेटे और उन्हें धोने के लिए गैलरी में ले आई। मैंने खुद को हिम्मत देनी चाही, लेकिन नहीं दे पाई और नल के पानी के साथ मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो तब तक बहते रहे जब तक सब बर्तन धुल न गए। मुझे बार बार बस मेरा उसके सामने गिड़गिड़ाना याद आ रहा था। एक माफ़ी के लिए उसके सामने हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने याद आ रहे थे। अगर ये उसकी मोहब्बत है तो फिर उसकी नफरत कैसी होगी। मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। एक ऐसा इंसान जो सही होकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा था। मैंने बर्तन समेटे और अंदर चली आई। रोने से मेरा चेहरा और आंखें लाल हो चुकी थी। किचन के प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने लिए खाना निकाल कर रखा था। खाने का मन नहीं हुआ तो उसे ढक कर रख दिया। उस घर की गैलरी मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। उस घर में मैंने सबसे ज्यादा समय वहीं बिताया था। मैं एक बार फिर वहां चली आई। सामने दूर तक जंगल फैला था और कुछ ही दूर एक घर। मैं आंसुओं से भरी आंखों से अंधेरे को देखती रही। वैसा ही अंधेरा मेरी जिंदगी और मेरे मन में भी था और अब ये अंधेरा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। राघव की मम्मी ने खाने की प्लेट देखी तो जाकर राघव से कहा, उसने उपवास रखा है, जाकर उसे खाना खाने के लिए बोल दे, वरना वो भूखी रही तो उसका पाप तेरे सर चढ़ेगा। राघव खुद नहीं आना चाहता था, लेकिन मम्मी के कहने पर उसे आना पड़ा। वह मेरे पास आया और कहा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैंने सामने देखते हुए कहा। उसने मेरी बाह पकड़कर मुझे अपनी तरफ किया और गुस्से से दबी आवाज में कहा, खाना खा ले, और आज के बाद अगर ऐसा कुछ किया तो तेरा बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से उसे देखती रही। मैं अंदर चली आई। मैंने खाने की थाली उठाई और वहीं किचन में बैठकर खाने लगी। गुस्से और तकलीफ की भावना से भरकर मैंने जल्दी जल्दी 2-3 निवाले खाए और फिर मेरा हाथ एकदम से रुक गया। आंखों में भरे मोटे मोटे आंसू गालों पर लुढ़क आए। मैंने थाली को साइड कर दिया। मुझसे आगे नहीं खाया गया। मैंने पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में चली आई। राघव कमरे में नहीं था, वो शायद नीचे था। मैंने बाथरूम में आकर हाथ मुंह धोया और बाहर चली आई। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और कहा, गरबा देखने चलोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है, मैंने कहा। वो कुछ देर मुझे देखते रही और फिर वहां से चली गई। मैं कमरे में लगे शीशे के सामने चली आई। मैंने गौर से खुद को देखा। मेरा शरीर पहले से कमजोर हो चुका था। आंखों में कोई चमक नहीं थी। चेहरे की रंगत जैसे कहीं खोसी गई थी और चेहरा पहले से सांवला हो चुका था। मैं काफी देर तक वहां खड़े होकर खुद को देखती रही। मुस्कुराने की कोशिश की तो आंखों में आंसू भर आए। वो लड़की जो दिन भर बिना बात के मुस्कुराती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, आज उसे मुस्कुराने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही थी। मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। आंखों में नींद नहीं थी, पर मैंने जबरदस्ती आंखें मूंद ली। आंखों के किनारे से निकलकर आंसू तकिए को भिगाने लगे। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। कुछ दिन गुजर गए। मैंने अब राघव से शिकायत करना छोड़ दिया। मैं बस उसका और घर वालों का ख्याल रखती, दिन भर अपना काम करती और खामोश रहती। उस दिन के बाद से राघव को मौका मिल गया मुझे ताने मारने का, पर मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देती। जो मेरे साथ हो रहा था उससे मैंने अपनी किस्मत मान लिया। उपवास का 5वां दिन था। सुबह से तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने घर का काम करने के बाद मम्मी से आकर कहा, मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानती, अपनी जेठानी को लेकर चली जा, उन्होंने सोफे पर लेटते हुए कहा। मैंने भाभी को फोन किया। कुछ देर बाद उन्होंने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो भाभी, मुझे डॉक्टर से मिलना है, आप मेरे साथ चलेंगी? मैंने पूछा, मम्मी नहीं है क्या, उन्हें लेकर जाओ, उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा वो यहाँ किसी लेडीज डॉक्टर को नहीं जानती। मैंने कहा, क्यों नहीं जानती? मुझे भी तो डॉक्टर के पास वही लेकर जाती थी। अगर वो नहीं जा रही है तो राघव को लेकर जाओ। भाभी ने कहा, वो ऑफिस में है, आप चलिए ना प्लीज। मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं चली जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। तुम जहां भी जाओ राघव को साथ लेकर जाओ, मैं बिजी हूं तो जा नहीं पाऊंगी। भाभी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैंने कहा, अगर वो नहीं जाए तो फिर मैं चलूंगी। भाभी ने कहा और फोन रख दिया। मैं अपने कमरे में चली आई और राघव को मैसेज किया, क्या आज शाम आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? क्यों? राघव ने कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा, पर मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता, तुम जानती हो क्या? राघव ने लिख भेजा, एक अनजान शहर जिसमें मैं कभी सोसाइटी से बाहर तक नहीं निकली। मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मैं चेक करके बताती हूँ, मैंने कहा और ऑनलाइन चेक करने लगी। उसी शहर में एक अच्छे डॉक्टर का एड्रेस मिल गया। मैंने राघव को एड्रेस भेजा और कहा, इस एड्रेस पर जाना है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राघव ने लिख भेजा और ऑफलाइन हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, घर में सबका बर्ताव अजीब क्यों है? ना किसी को मेरा दर्द दिखाई देता है, ना ही मेरे आंसू। क्या सच में ये लोग इतने पत्थर दिल हैं या फिर दिखावा करते हैं? बाकी सब लोगों के लिए मुझे हैरानी नहीं होती, पर राघव, क्या उसे भी मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? शादी से पहले वो जो था वो अब नहीं है। सच क्या है, जो शादी से पहले था वो, या जो अब हर रोज मैं देखती हूँ वो? मैं इतना कमजोर कैसे हो गई कि आज मैं किसी से सवाल भी नहीं कर सकती? और राघव, उससे मैं क्यों डरने लगी हूँ? जिसके सामने मैं बेझिझक सब बोल देती थी, अब उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है मुझे। मैं ऐसी तो नहीं थी। मेरा दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मैं इसे कैसे कम करूं? मुझे फिर से लिखना शुरू कर देना चाहिए। खुद को उसमें बिजी रखूंगी तो बार बार राघव से सामना नहीं होगा, और मैं ये सब नहीं सोचूंगी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फोन की रिंग से नींद खुली। राघव का फोन था। मैंने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना। ठीक है, मैंने कहा और उठकर कपड़े बदलने लगी। मैंने साड़ी पहनी, बाल बनाए और थोड़ा सा खुद को व्यवस्थित किया। राघव नीचे आ चुका था। मैं नीचे चली आई। मेरे हाथ में स्टोन वाले कुछ पेपर्स भी थे। मम्मी के सामने से गुजरी तो वो मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और राघव से कहा, चलिए। राघव उठा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं उसके बगल में आ बैठी। गाड़ी वहां से निकल गई। रास्ते भर हम दोनों ही खामोश रहे। ना उसने कुछ पूछा, ना मैंने कुछ कहा। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। नजर स्कूटी पर बैठे कपल और आगे खड़े बच्चे पर चली गई। मैं खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। स्कूटी पर थे लेकिन खुश थे, और मैं एक बड़ी आलीशान गाड़ी में थी लेकिन खुश नहीं। इंसान की जिंदगी में जब प्यार और सुकून होता है तो वह साइकिल पर भी खुश रहता है, और अगर प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी उसे घुटन होने लगती है। ये बात मुझे उस रोज महसूस हो रही थी। गाड़ी आगे बढ़ गई और कुछ देर बाद ही क्लिनिक के बाहर पहुंची। मैं राघव के साथ चल रही थी। तभी राघव ने पलट कर कहा, औरत को आदमी के पीछे ही चलना चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार भूल जाओ। मैं राघव से थोड़ा पीछे चलने लगी। क्लिनिक ऊपर 3rd फ्लोर पर था। सीढ़ियों से हम ऊपर पहुंचे। क्लिनिक में आकर मैंने डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया और वहां पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई। राघव को नहीं पता था मैं यहाँ क्यों आई थी, ना उसने पूछा। वह मेरे बगल में बैठा मेरे नंबर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया। राघव ने मुझे जाने का इशारा किया। मैं उठकर कैबिन में चली आई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे अपना वजन चेक करने को कहा।
मैंने वजन चेक किया तो डॉक्टर ने बताया 63 kg। वजन तो ठीक है, 1 महीने पहले कितना था? डॉक्टर ने स्लिप पर कुछ लिखते हुए पूछा। 75। मैंने उनके सामने आकर कहा, व्हाट? 1 महीने में इतना कम कैसे हो सकता है? 1 महीने में 12 किलो वजन कम हुआ है, ये नॉर्मल बात नहीं है। कोई दवा या डाइटिंग ली थी? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसे ही हो गया होगा। मैंने परेशानी में कहा। ऐसे नहीं होता। शादी को कितना टाइम हुआ है? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। 1 महीना, मैंने जवाब दिया। सब ठीक चल रहा है? डॉक्टर ने पूछा। एक अनजान डॉक्टर के सामने भला मैं क्या कहती? झूठ बोलना पड़ा और मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, दूसरे स्टेट से हूँ, तो पानी सेट नहीं हुआ और खाना भी, फिर माहौल भी चेंज है ना यहाँ का, तो इस वजह से कम हो गया होगा। मैंने एक छोटी कहानी बनाकर उन्हें सुना दी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का और आपके वहाँ का माहौल एक जैसा ही है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। इस तरह से वजन कम होना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आप स्ट्रेस में हैं और ज़्यादा दिन ऐसे रही तो डिप्रेशन में भी जा सकती है। इसलिए खुश रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी मैं 5 दिन की दवा लिख देती हूँ, उसके बाद वापस दिखाना। आपके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और टाइम से खाना पीना है। डॉक्टर ने स्लिप पर दवाएं लिखते हुए कहा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्मोनल इश्यूज, ये सिर्फ नाम सुने थे, लेकिन आज खुद इनसे गुजर रही थी तो महसूस हुआ कि ये सब कितनी बुरी चीजें हैं। मैंने डॉक्टर को थैंक यू कहा और वहां से बाहर चली आई। मैंने स्लिप राघव को दे दी। वह स्टोर से दवा लेने चला गया। मैं बेंच पर आकर बैठ गई। दिमाग में डॉक्टर की कही बात घूमने लगी। इस तरह से वजन कम होना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आप स्ट्रेस में हैं और अगर ज्यादा दिन ऐसे रही तो डिप्रेशन में भी जा सकती है। राघव कब दवा लेकर आया मुझे पता ही नहीं चला। उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरी तंद्रा टूटी। दवा और फाइल को बैग में डालने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर परेशानी के भाव आ जा रहे थे। मेरी बगल में खड़ा राघव एकटक मेरे चेहरे को देखे जा रहा था। मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन वो फाइल मैं बैग में नहीं रख पा रही थी। जहन में बस एक ही शब्द घूम रहा था, डिप्रेशन। मैंने जैसे तैसे फाइल और दवा बैग में रखी और राघव से चलने को कहा। राघव ने गाड़ी निकाली और घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद राघव ने कहा, क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कुछ हार्मोनल इश्यूज है और 12 किलो वजन कम हो गया है, इस वजह से वीकनेस है। 5 दिन बाद वापस बुलाया है कुछ टेस्ट करने के लिए। मैंने राघव से डिप्रेशन वाली बात छुपाते हुए कहा। न जाने क्यों राघव को मेरी इस बात पर हंसी आने लगी। फिर महसूस हुआ कि वो इस बात पर नहीं बल्कि मेरे हाल पर हंस रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह सामने देखते हुए मुस्कुराने लगा। वजन क्यों कम हुआ? खाना तो खाती हो तुम। पानी सूट नहीं हुआ होगा यहाँ का, शायद इसलिए। हो जाएगा ठीक, मैंने धीमी आवाज में कहा। राघव ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर आकर उसने मुझे पूछा, तुम्हें कुछ लेना है? नहीं, मैंने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो देना राघव के बस में नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। मैं गाड़ी से उतरी और राघव के पीछे अंदर चली आई। राघव अंदर हॉल में चला आया और मैं आकर बाहर रुक गई और बेंच पर आ बैठी। मन बेचैन था। मुझे इतने हेल्थ इशू क्यों हो रहे थे मैं नहीं समझ पा रही थी। इन दिनों मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। मैं खुद को अंदर से बीमार महसूस करने लगी थी। मैं अपनी ही सोच में उलझ रही थी कि मम्मी ने आकर कहा, राघव को फोन किसने किया? मैंने किया था। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, क्यों किया? उसे ऑफिस में काम नहीं होता क्या? वो कौन सा फ्री रहता है जो तुम्हें लेकर घूमेगा? उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, आपने और भाभी ने साथ जाने से मना कर दिया तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा। मैंने अपनी बात रखी।
क्या बोला डॉक्टर ने? मम्मी ने कहा। मैंने उन्हें वही बताया जो राघव से कहा और मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, वजन कैसे कम हुआ? तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलता क्या? मिलता है पर हो गया, कहते हुए मैं उठी और अंदर चली आई क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना था। देर रात मैं अपने कमरे में चली आई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, वो खाई और बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे अकेले रहने की अब आदत हो चुकी थी। जिन हालातों से मैं गुजर रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी और मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं ये बांट सकूं। वो दर्द मुझे अकेले सहना था। मुझे नींद नहीं आती थी, बस मैं आंखें बंद करके सोने का नाटक किया करती थी। सुबह जल्दी उठ जाती और अपने महादेव से प्रार्थना किया करती कि वो मुझे हिम्मत दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे। पर यहाँ मेरे महादेव भी मुझसे मुंह फेर कर बैठे थे। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो चुके थे। आखिरी दिन भैया भाभी ने हम सबको रात के खाने पर अपने घर बुलाया। सभी तैयार होकर वहां पहुंच गए। बाकी सब हॉल में रुक गए और मैं भाभी के पास चली आई। वो किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद मैं भाभी के साथ गैलरी में चली आई और उनके साथ बर्तन धोने लगी। बर्तन धोकर हम जैसे ही अंदर आए, मैंने देखा राघव और उसके मम्मी पापा वहां नहीं है। वो लोग फिर मुझे बिना बताए भाभी के घर छोड़कर चले गए ताकि मैं भाभी के साथ गरबा देखने जा सकूं। उनकी बात का मान रखते हुए मैं वहां रुक गई। मुझे उदास देखकर भाभी ने पूछ लिया, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी थकान है ना, इसलिए, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं तुम्हारे भैया को देख कर आती हूँ। गरबा शुरू होने में अभी काफी टाइम है, चलेंगे आराम से, उन्होंने कहा और चली गई। मैं दूसरे कमरे में आकर अकेले बैठ गई। इस शहर में आने के बाद यही अकेलापन तो था मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए साकीनामा।